हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि परिवहन के जो है साधन किस तरह से होते हैं प्लांट में वाटर और मिनरल्स के ट्रांसलोकेशन के लिए। तो जिसमें हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था और एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम उनका कंपैरिजन करके देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट जो मैकेनिज्म है, विभिन्न परिवहन तंत्र की तुलना यहाँ पे की गई है, जिससे ये जैसे कि जो डिफ्यूजन तो ऐसे पैसिवली हो रहा था, यानी उस पर कोई भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जो फैसिलिटेड या सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन, इनमें हमको जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और ये जो है स्पेशल जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी मदद से होते हैं। विशेष झिल्ली का प्रोटीन की आवश्यकता साधारण विसरण में जो है वो नहीं होती है। बाकी सुसाध्य विसरण परिवहन और सक्रिय परिवहन दोनों में आवश्यकता होती है। उसके अलावा उच्च वर्णनात्मकता परिवहन संतृप्त, तो ये दोनों की भी जो है साधारण विसरण में इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जबकि सुसाध्य परिवहन में विशेष झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उच्च वर्णनात्मकता और परिवहन संतृप्त। तो ये तीनों जो है रिक्वायरमेंट रहती है सुसाध्य परिवहन के लिए। और बाकी के जो है शिखरोपरि परिवहन और एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता, ये सारे जो है सक्रिय परिवहन में इनकी आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे पादप जल संबंध, यानी प्लांट वाटर रिलेशन जो है वो कैसे होता है। क्योंकि प्लांट जो है वो सब एनिमल्स को रिक्वायर रहता है उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, जो शारीरिक क्रियाकलाप है उनको करने के लिए सभी जीवित प्राणियों को पानी की ज़रूरत है। तो प्लांट भी जो है लिविंग है और उनको भी वाटर की बहुत ज़रूरत रहती है। प्लांट क्या करता है, जो पानी है वो क्या करता है कि ये एक माध्यम उपलब्ध कराता है, क्योंकि इसमें सभी पदार्थ जो लगभग सभी पदार्थ जो है वो घुलनशील होते हैं। जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पानी ही होता है, क्योंकि उसमें सारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिजॉल्व रहते हैं, उसी के अंदर ही रहते हैं सारे। जीव द्रव्य में हजारों तरह के अणु जो है वो पानी में घुले होते हैं और निलंबित रहते हैं। जैसे कि जो तरबूज है तो उसका 92% पार्ट जो है वो पानी पानी का बना होता है, और जो शाक के पौधे हैं उनमें शुष्क पदार्थ का केवल 10 से 15% ही होता है और बाकी सारा पानी होता है। जल जो है उसका वितरण पौधे में भिन्न भिन्न होता है। जैसे जो काष्ठ वाला भाग है, जो वुड वाला भाग है, क्योंकि वो पहले से ही डेड है, तो उसको जो है कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि जो नरम भाग होते हैं उनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो जल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो सीड है, जो बीज है, वो सूखा दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें जो है पानी की मात्रा होती है, कुछ मात्रा होती है, वरना उसके बिना वो जीवित नहीं रह पाएगा और श्वसन भी नहीं कर पाएगा। जो स्थलीय पौधे हैं वो एक दिन में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो लेते हैं, मतलब मोस्ट जो पानी है, लेकिन वो सारा का सारा पानी जो है वो उनके द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता, वो पत्तियों के द्वारा जो है वो वाष्पीकृत कर दिया जाता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वो इवापरेट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मक्के का जो परिपक्व पौधा होता है, मेज प्लांट जो है, तो उसमें वो एक दिन में 3 लीटर पानी जो है उसको चाहिए। तो पौधा एक है और खेत में जो है इतनी सारी क्रॉप है, तो हर एक को कितना सारा पानी चाहिए होगा सोचो। तो एक पौधे को 3 लीटर पानी चाहिए होता है, और ये अवशोषित करता है। और उसके अलावा जैसे सरसों का पौधा है, वो अपने वजन के बराबर जो है पानी लगभग 5 घंटे में अवशोषित कर लेता है। यहाँ पे पानी की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए पानी क्या करता है कि एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। ये इस पानी की जो है उपलब्धता या फिर कमी की वजह से जो उत्पादकता है और पौधे की जो वृद्धि है वो सीमित की जा सकती है। तो ये एक सीमाकारी कारक का कार्य करता है, यानी अगर पानी प्रेजेंट होगा तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से अपनी जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह कर पाएंगे, अपनी जो फोटोसिंथेसिस है वो कर पाएंगे। लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो वो मर जाएंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक रिलेशन है बिटवीन प्लांट एंड वाटर। नेक्स्ट है जल विभव या जल अंतःशक्ति।
अब ये जो प्लांट वाटर रिलेशन हमने देखा, इसके लिए हमको जो है कुछ टर्म्स जो है वो समझना ज़रूरी है, जैसे कि विलय विभव या विलय अंतःशक्ति और दाब विभव या फिर दाब अंतःशक्ति। तो ये सारे जो है जो जल विभव को सुनिश्चित करने वाले ये दो कारक हैं, दाब विभव और विलय या फिर विलय शक्ति जो है। जल विभव जो है वो जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। अब देखो क्या होता है कि जो पानी है, जल है, उसके अणुओं में जो है काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, क्योंकि उसके वो लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली जो है मोशन करते हैं, और उनका मोशन जो है वो रैपिड और कांस्टेंट होता है, यानी वो लगातार और तीव्र गति से जो है स्थिर, और दोनों प्रकार की जो है उनकी गति होती है, तीव्र होती है और स्थिर। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऊर्जा है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये डिपेंड करेगी कि कितनी जो पानी की जो मात्रा है सिस्टम में वो कितनी है। तो जितनी ज़्यादा पानी की मात्रा होगी उतनी ही ज़्यादा जो है ये गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसी काइनेटिक एनर्जी को जो है क्या कहते हैं हम, वाटर पोटेंशियल कहते हैं या फिर जल विभव कहते हैं। तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जल विभव होगा उसका। अब क्या हो गया कि ये हमें पता चल गया कि ये जो है किस तरह से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि तो इस वजह से क्या होता है, जो प्योर वाटर है उसका जो ये जल विभव है ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होती, वो शुद्ध होता है। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा मूवमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा उनकी एनर्जी रहेगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उतनी ज़्यादा जो है जल विभव होगा या फिर वाटर पोटेंशियल होगा। अब क्या होता है, यदि कोई अंतर्विश्वी जल तंत्र संपर्क में हो, तो पानी के अणु के जो अनियमित गति के कारण जल के वास्तविक गति की त्वरित गति ज़्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। यहाँ पे जो हायर वाटर जो पोटेंशियल है, वहाँ से जो मूवमेंट है पानी का वो लोअर वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है मूवमेंट का ऑफ सब्सटेंस डाउन ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन में जो है हमको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जो है अपने आप ही जो है पैसिवली होता है। यहाँ पे पानी उच्च जल विभव वाले अंतर्विष्टि जल तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा, और इसे जो ये प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है, और इसे हम विसरण कहते हैं। ये हो गया। अब जो विसरण है, सॉरी, जो वाटर पोटेंशियल है, इसको ग्रीक सिंबल से डिनोट किया जाता है, जो है साई, या फिर ये जो सिंबल है इसका, इससे इसको जो है चिन्हित किया जाता है। तो ये, और इसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, यानी इसकी जो इकाई है, जैसे दाब की इकाई है तो इसकी भी सेम है, वाटर पोटेंशियल की भी पास्कल्स, उसमें हम इसको मेजर करेंगे। अब जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बिना किसी प्रेशर के ज़ीरो होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बहुत बार कि वाटर पोटेंशियल जो है किसी का भी पूछ सकते हैं। तो जल जो प्योर वाटर है उसका शून्य माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगर इसमें हम कुछ जो है विलय मिला दें, कुछ विलय शुद्ध जल में घोल दें, तो इसमें क्या होगा कि पानी के जो अणु हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि हमने सॉल्यूट उसमें डाल दिया है। तो पानी तो उनकी क्या होगी, जो मूवमेंट है वो भी गिर जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो कम होगी। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर पोटेंशियल है वो भी कम हो जाएगा। जल की सांद्रता घट जाती है और जल विभव भी जो है इसमें कम हो जाता है। इसलिए जो सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जो है जल विभव निम्न होता है, यानी जो सॉल्यूट जो है सॉल्यूशंस जो हैं उनकी लोअर वाटर पोटेंशियल होती है देन प्योर वाटर। ये जो है ऑलवेज नेगेटिव होती है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो इसे जो हम विलय विभव कहते हैं। विलय के द्रवीकरण के कारण जो विभव होता है उसे हम विलय विभव कहते हैं, और ये जो है इससे जो है डिनोट किया जाता है, और ये हमेशा नकारात्मक होगा। यहाँ पे विलय के अणु जो है वो अधिक हो जाते हैं, और इसके कारण जो है अधिक ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ये और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर विलय या घोल
का जल विभव जो है वो विलय विभव के समान हो गया, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो प्रेशर वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन क्योंकि रिपीट होते हैं, तो ये जो है अगर याद रहेगा तो बेहतर है, 1 नंबर मिल जाएगा। अगर हम घोल या फिर शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगाएं तब क्या होता है कि जो इसका वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर लगा दें उस घोल पर तो इसका जल विभव जो है वो बढ़ जाता है और ये एक जगह से दूसरी जगह पानी पंप करने के बराबर है। ये जब विसरण के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है और वह कोशिका भित्ति की ओर जो है बढ़ा देता है। तो जब वो कोशिका की स्फीति जो है, यानी कोशिका जो है वो फूल गई है, यहाँ पे कोशिका में जो है बाहर से यूँ पानी आ गया है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो द्रव की मात्रा है वो बढ़ जाएगी और सेल जो है वो फूल जाएगा। तो उस जो लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, अब सेल जो है टर्जिड हो गया, यानी स्फीत हो गया है। तो ये जो दाब होता है जो वो उस वॉल पे डाल रहे हैं, इसे हम दाब विभव कहते हैं और इसकी वजह से जो दाब विभव है वो बढ़ जाता है। तो ये हमेशा जो है ज़्यादातर ये सकारात्मक होता है। लेकिन ये जो है पौधों में नकारात्मक विभव जो है वो जाइलम के जल खंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये जो है बेसिकली हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो जाइलम है, जाइलम वाला जो कॉलम है उसमें अगर नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन हो वाटर की तो ये ज़रूर इफ़ेक्ट डालेगा इस प्रेशर पोटेंशियल पर। प्रेशर पोटेंशियल जो है उसे डिनोट करते हैं हम इस IP इस सिंबल से। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा कि ये W है, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट का पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये हो गया हमारा। अब है परासरण यानी ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी जो है ट्रांसफ़र हो रहा है सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट्स हैं उनका, लेकिन यहाँ पे एक परमीबल मेम्ब्रेन आ गई है बीच में, एक जो है कोशिका झिल्ली आ गई है, भित्ति या कोशिका भित्ति व विलयन के पदार्थों के जो है मुक्त रूप से परागम्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिका झिल्ली या फिर एक कोशिका भित्ति से ये घिरा रहता है। यहाँ पे जो है परिवहन या गति के लिए ये बाधक नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमीबल होती हैं और कुछ जो है परमीबल होती है, सबको जाने देती हैं। एक पौधे की कोशिका में प्राय एक केंद्रीय रसधानी होती है और जिसका रसधानी युक्त रस जो है वो कोशिका के विलय विभव में भागीदारी करता है, यानी जो वैक्यूल है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और उसका जो वैक्यूलर सैप है वो भी वाटर पोटेंशियल, जो सॉल्यूट पोटेंशियल है सेल का, उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन और जो टोनोप्लास्ट है, जो कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द सेल। ये कोशिका के भीतर और बाहरी अणु की गति को जो है निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण होती है टोनोप्लास्ट और जो कोशिका झिल्ली है दोनों। अब परासरण में क्या होता है, एक विभेदक वर्णात्मक या फिर परागम्य झिल्ली के आर पार जो है जल के विसरण के लिए ये संदर्भित किया जाता है। यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन होता है वाटर का अक्रॉस डिफरेंशियली और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये स्वतः ही जो है प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है, यानी अपने आप ही जो है स्पॉन्टेनियस होगा ये, और जो ड्राइविंग फोर्स है उसके अकॉर्डिंगली जो है ये शुरू हो जाएगा। इसकी जो नेट डायरेक्शन और रेट है ऑस्मोसिस की, ये दोनों डिपेंड करती हैं प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, यानी दाब प्रवणता और सांद्रता प्रवणता पर जो है इसकी परासरण की दिशा और गति निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव से निम्न रासायनिक विभव तब तक संचारित होता है जब तक कि जो है साम्यता पर ना पहुंच जाए, यानी सैचुरेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो है जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम ये बता रखा है कि अपने विद्यालय में कुछ किया होगा पहले एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक डायग्राम है। ये एक जो है ये परागम्य झिल्ली है, परमेबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की और यहाँ पे लोअर है। तो यहाँ से जो है ये इसके थ्रू होके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये तब तक ट्रांसफ़र होते जाएंगे जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाते, जब तक सैचुरेशन नहीं आ जाता है तब तक ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अब देखो, हमने अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे,
तो यहाँ पे एक जो है शर्करा का विलयन लिया है इस फ्लास्क शेप में, और यहाँ पे झिल्ली लगा दिया और इसको पानी के बीकर में डाल दिया। तो पहले क्या होगा कि ये जो शर्करा का विलय है, यहाँ से पानी जो है इसमें आराम से जाएगा, अपने आप ही जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये जो इतना सॉल्यूट था, इसमें सॉल्यूशन था, ये आके यहाँ तक हो जाएगा। सो इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वो हमने प्रेशर से जो है डिक्रीज़ कर दिया है। सो अब यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है कोई भी, तो यहाँ पे अपने आप ही जो डिफ्यूजन है, जो मूवमेंट है वाटर का, वो रुक जाएगा। सो क्या है कि न्यूमेरिकली जो हमने ज़्यादा प्रेशर डाला तो जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने प्रेशर ज़्यादा डाल दिया। तो यहाँ से जो वाटर है वो डिफ्यूज नहीं होगा। सो न्यूमेरिकली देखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल होता है, लेकिन जो है साइन अपोजिट होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होता है और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। पर ये न्यूमेरिकली दोनों इक्वल रहेंगे। सो ये परासरण दाब जो है परासरण विभव के बराबर होता है। परासरण दाब जो है वो सकारात्मक होता है और परासरण विभव जो है वो नकारात्मक होता है। अब हम देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, यानी जीव द्रव्य कुंचन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो पादप की कोशिकाएं हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगी, यानी किस तरह से जो है वाटर मूवमेंट होगा उनमें, ये डिपेंड करता है कि किस तरह के सॉल्यूशन में जो है, किस तरह के घोल में वो रखी गई है, तो उस पर ये निर्भर करता है। सो अगर बाहर का जो बाहरी घोल जो है वो कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता हो तो उसे हम जो है आइसोटोनिक कहते हैं या समपरासरी कहते हैं। लेकिन अगर बाहर वाला जो विलय है वो केंद्रिका कोशिका का जो द्रव्य है उससे वो अधिक जो है वो तनुकृत हो, यानी डाइल्यूट हो, तो उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं या फिर अल्प परासरी कहते हैं। और अगर बाहर वाला जो है वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो, यानी ज़्यादा सांद्रता युक्त हो, तो हम उसे कहेंगे अति परासारी या फिर हाइपोटोनिक। तो अब जो सेल है, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है, अगर सेल को हम हाइपोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होता है। तो अगर हम कोशिका को अल्प परासारी घोल में रखेंगे तो वो फूल जाएगी, और अगर हम उसे हाइपरटोनिक यानी अति परासारी में रखेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी। सो प्लाज्मोलाइसिस क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है वो तब होता है जब कोशिका से पानी जो है वो बाहर की ओर गति कर जाए, यानी कोशिका यहाँ से जो है पानी इससे बाहर जा रहा है, या फिर जो है इससे क्या होता है कि जो पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली है वो सिकुड़कर जो पादप की जो कोशिका होती है इसमें एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ऊपर बाहर जो है इसकी सेल वॉल भी होती है, जो कि सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है। तो जब मूवमेंट जो है बाहर की ओर होगा तो ये यहाँ से जब चिपकी हुई है तो ये अंदर की तरफ जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगी। तब क्या होता है कि ये कोशिका की जो है अति परासारी घोल में डाला जाता है। सबसे पहले जो है जीव द्रव्य से पानी बाहर आता है। हमने देखा कि जीव द्रव्य और वैक्यूल दोनों जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो पहले जीव द्रव्य से पानी बाहर आएगा, फिर जो है रसधानी से बाहर आएगा। सो जब कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव्य में जाता है तब जीव द्रव्य कोशिका जो है वो भित्ति से अलग हो जाती है, यानी जो सेल वॉल है उससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलग हो जाएगी, और इससे जो है कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है, यानी इसे प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। सो जल का परिवहन झिल्ली के आर पार जो है उच्चतर जल विभव क्षेत्र से निम्नतर जल विभव क्षेत्र में कोशिका के बाहर जाता है। सो अब देखो जीव द्रव्य कुंचन में कोशिका जो है कोशिका भित्ति और संकुचित जीव द्रव्य के बीच में जो है जगह बच जाती है। तो वहाँ जो है क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन जिसमें हमने उसको रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो आ जाएगा, वो फिल कर देगा, वो ऐसे ही एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा। सो वो जो सॉल्यूशन है वो फिल हो जाएगा वहाँ पे। अब नेक्स्ट है कि समपरासारी घोल में रखा जाए तब क्या होता है। तो समपरासारी में जब हमने रखा तो इसमें आइसोटोनिक है, यानी बाहर भी सेम कंडीशन है और अंदर भी सेम कंडीशन, तो ज़्यादा मूवमेंट होगा नहीं पानी का अंदर बाहर। सो जो नेट फ्लो है वो ज़्यादा नहीं होगा। और यदि बाहर का जो घोल है वो जीव द्रव्य के परासारी दाब को संतुलित रखता है तो इसे हम समपरासारी कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो है क्या होता है
कि जो पानी है वो सेल में अंदर और बाहर आता रहता है और एक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहता है, यानी साम्य अवस्था में जो है कोशिकाएं यहाँ पे कही जा सकती हैं और कोशिका जो है वो फ्लैसिड हो जाती है इसमें। जो जीव द्रव्य संकुचन की जो प्रक्रिया है ये रिवर्सिबल होती है, यानी जो वाटर मूवमेंट है वो सेल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी जा सकता है। सो ये प्राय परिवर्तित होती है जब कोशिका को अल्प परासरी यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, यानी हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म, यानी उच्च जल विभव या फिर जीव द्रव्य की तुलना में तनुकृत। तब क्या होता है कि कोशिका में जल जो है वो विस्तृत होता है, यानी अंदर चला जाता है पानी सेल के। सो जब हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे या अल्प परासारी में रखेंगे तब क्या होगा कि जो जल है वो कोशिका के भीतर आएगा और उससे जो जीव द्रव्य है वो भित्ति पर प्रेशर लगाएगा, उसके विरुद्ध जो है दाब बनाएगा जिसे हम स्फीति दाब या फिर टर्गर प्रेशर कहते हैं। सो ये जो प्रेशर है जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल पर लगा रहा है, जो रिजिड सेल वॉल है, तो उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ये जब दाब लगाता है इसके बाद भी जो है वो कोशिका नहीं फटती, क्योंकि उसकी जो कोशिका भित्ति है वो दृढ़ होती है, वो जो है उसकी वजह से वो फटती नहीं है। ये स्फीति दाब जो है वो कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। ये है जीव द्रव्य कुंचन, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ से हट जाएगी, सेल वॉल से जो है दूर हट जाएगी और यहाँ पे जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। फ्लैसिड में जो है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इन और आउट जो है दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है वाटर का और सेल जो है वो आराम से है, इसे फ्लैसिड या फिर ढीला जो है सेल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, अगर उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो पानी जो है वो अंदर आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, इससे सेल जो है वो फूल जाएगी। इसे हम टर्जिड या फिर जो है ये टर्जिड हो जाएगी या फिर स्फीत जो है सेल कहते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ढीली कोशिका का जो है ये पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, यानी जो दाब विभव है वो कितना होता है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। और पौधे के अलावा किस कोशिका की जो जीव में कोशिका भित्ति होती है, ये दोनों आंसर जो है आप लोगों को देने हैं। फिर नेक्स्ट है अंतःशोषण यानी इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन का जो है बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि यहाँ पे जो है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, ये जब पानी जो है वो सॉलिड कोलॉइड्स के द्वारा जो है अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि उन जो ठोस और कोलॉइड होते हैं उनको उनसे पानी अवशोषित कर लिया जाता है और उसके कारण जो उनके आयतन में जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे बारिश के टाइम जो है दो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो ईजिली जो है वो बंद नहीं कर सकते, हम उनको क्लोज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वो फूल जाते हैं, उनको बंद करने में दिक्कत होती है। वो होता है क्योंकि इम्बाइबिशन की वजह से उस टाइम जो एयर है उसमें मॉइस्चर जो है ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वो मॉइस्चर जो है वुड जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और फूल जाती है। और बारिश के बंद होने के बाद जो है जब जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हुआ, जो डोर्स जो विंडो और डोर वगैरह जो है वो अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ये इम्बाइबिशन जो है इसमें क्या होता है कि बीज या फिर सूखी लकड़ियाँ जो है वो जल को अवशोषित कर लेती है। यहाँ पे जो है जो फूली हुई लकड़ी और काष्ठ जो है वो आदि मानव जो है उनको चट्टानों या फिर बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता था, क्योंकि उसमें वो लकड़ी के जो है इस तरह से जो चट्टानें होती थी उनमें लकड़ी बीच बीच में जो है ऐसे फंसा देते थे और ये जो है जैसी फूल देती तो इस चट्टान में जो है दरार आ जाती थी और ये आराम से जो है टूट जाती थी। ये जो है अगर यदि अंतःशोषण के दाब नहीं होता तो जो एक अगर अंतःशोषण वाला दाब नहीं होता नहीं होता तो जो सीड्स हैं, जो नए उगने वाले जो सीड है, नवोद्भिद जो है वो खुली ज़मीन पर उभर कर नहीं आ पाते और वो जो है वहाँ पे मतलब आ ही नहीं पाते, वो अंदर ही रह जाते। इम्बाइबिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए भी। सीड्स जो है वो बाहर नहीं आ पाएंगे अगर, क्योंकि वो जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ईजीली। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एब्जॉर्बेंट और लिक्विड के बीच में जो है वो एसेंशियल होता है इम्बाइबिशन के लिए।
ये अंतःशोषण जो है एक प्रकार का विस्तारण है यानी डिफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे जल की जो गति है वो सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उस पर निर्भर करती है। हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होता है यहाँ पे भी। और बीज या फिर अन्य ऐसी सामग्रियाँ पानी जो है वो नहीं के बराबर जो है वो अवशोषण कर पाती अगर ये जो है इम्बाइबिशन का प्रोसेस नहीं होता तो। अवशोषक और अंतःशोषित होने वाले द्रव के बीच जो है जल विभव प्रवणता ये आवश्यक है इम्बाइबिशन के लिए। किसी भी सब्सटेंस और जो टू इम्बाइब एनी लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो प्री रिक्विजिट। यानी अंतःशोषित और जब इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव्य को अंतःशोषित करता हो तो अवशोषक और द्रव्य के बीच जो है बंधुता होनी आवश्यक है, ये पहली शर्त है उसकी। ये हमारा जो है हो गया वाटर पोटेंशियल वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद जो है कि पानी जो है कैसे अब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के द्वारा। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।